वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी फाइनल जूलॉजी की जो पेपर डेवलपमेंट बायोलॉजी का है उसकी यूनिट नंबर जो 11 है ना, उनके सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है हम उनको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट है वो है जीनोपस ब्लास्टोमियर। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है 11.2 वो है मॉर्फोजन ग्रेडियंट। मॉर्फोजन ग्रेडियंट। और तो तीसरा पॉइंट है वो है स्टेम सेल का एक पार्ट यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिसमें जो टॉपिक है वो तो दिया गया है मल्टीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट। ठीक है, साथ ही इसमें टोटीपोटेंट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीन पॉइंट जो है वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बाकी और जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो पॉइंट है वो है जीनोपस ब्लास्टोमियर के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीनोपोज क्या है और इसमें ब्लास्टोमियर जो है वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो जीनोपोज अफ्रीकन क्लो फ्रॉग है, यानी कि एक पंजे वाला जो मेंढक है अफ्रीका का फेमस, उसे जीनोपोज नाम दिया गया है और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो जीनोपोज लेविस है। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट है ना कि जीनोपोज ब्लास्टोमियर के बारे में, तो जीनोपोज यहाँ पर एक एनिमल है जो कि इंक्लूड किया गया है एम्फीबिया के अंदर। ठीक है, और ये जो एम्फीबियन एनिमल्स जो आप देख रहे हो एज जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग एक ऐसी स्पीसीज है जो कि एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाली है, और स्पेशली इस वाले फ्रॉग को इस्तेमाल किया जाता है पता है मॉडल के रूप में। डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो मॉडल वगैरह होते हैं ना, जिसमें हम जो स्टडी करते हैं अधिकतर वो इसी फ्रॉग को लेकर के स्टडी कर पाते हैं। ये सभी एनिमल्स जो है ना फ्रॉग में आने वाले, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव क्या है, एक एनिमल है, यानी कि इसे आप अपने लेबोरेटरी में या अपने लैब के अंदर किसी भी पर्पज के लिए स्टडी कर रहे हो तो वो बाकी सभी फ्रॉग के ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, तो इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा ना वो सब फ्रॉग पे लागू होगा। सो ये जो हमारे पास में फ्रॉग है जीनोपोज लेविस, ये डेवलपमेंट बायोलॉजी में मॉडल ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज्यादा काम में आने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जीनोपोज प्लास्टोमियर क्या होती है कि ये सारी सारी जो जैसे मान लीजिए मेल है और फीमेल एक प्रकार का फ्रॉग है, तो जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इनसे जायगोट बनता है। ठीक है, और जायगोट के बाद में फिर इसमें डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है यानी कि क्लेवेज प्रोसेस, उस क्लेवेज प्रोसेस के दौरान इसमें क्या होते हैं, एक जायगोट जो है ना वो डिवाइड होता है 2 सेल में, फिर 4 सेल में, फिर 8, 16, 32 इस प्रकार से। तो इनमें जो बनने वाली जो सेल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो genopause blastomere are the cell resulting from the cleavage of a fertilized egg, I mean zygote during embryonic development। ठीक है, कैसे वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए 1% के लिए हमारे पास में ये एक एग है। ठीक है, ये एक हमारे पास में एग है और इस एग के हमारे पास में दो मोस्टली रीजन है। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का रीजन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एनिमल पोल। और एक दूसरा जो है हमें कुछ ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, पिंक टाइप का दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं वेजिटल पोल। ठीक है, जो कि लाइट पार्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जबकि एनिमल पोल को अगर आप देखोगे तो वो है यहाँ पर हमारे पास में डार्क पार्ट। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वहां पर जो एरिया होता है जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के जो तिरछी लाइन है उससे शो किया हुआ है, इसे बोलते हैं ग्रे क्रेशेंट, यानी कि दोनों का मिक्सअप। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में जो एग है उसकी स्ट्रक्चर होती है, और इस एग के स्ट्रक्चर में हमें दो मोस्ट पार्ट जो है वो दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनिमल पोल और दूसरा है वेजिटल पोल। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है एनिमल पोल और वेजिटल पोल में, तो देखिए जो हमें यहाँ पर रेड कलर का या फिर ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसमें योक भरा हुआ होता है। ठीक है, योक जो कि न्यूट्रिएंट का काम करता है एग के अंदर, राइट है।
तो ये yolk जो भरा हुआ है ना, जिस एरिया में yolk भरा हुआ है अंडे के, वो वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर वेजिटल पोल। और जिस तरफ yolk नहीं भरा हुआ होगा उस तरफ एनिमल का डेवलपमेंट होगा आगे चल करके, तो उसको फिर बोलते हैं हम एनिमल पोल। ठीक है, तो इस प्रकार से दो पोल जो है ना एग के, वो डिसाइड किए जाते हैं। और हाँ, जो बीच का एरिया बचता है एक पट्टीनुमा, वो हमारे पास में होती है क्या, बीच का मतलब मिक्सअप पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ग्रे क्रेसेंट। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना, वो आपको समझना जरूरी है। इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट तो डिनोट कर रहा है द अपर हेमिस्फीयर ऑफ द एग, यानी कि अंडे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो तो यहाँ पर एनिमल पोल के नाम से जाना जाएगा, और ये डार्क पार्ट है। ठीक है, जबकि दूसरा जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो ये है, द लोअर हेमिस्फीयर ऑफ द एग, ये कहलाएगा वेजिटल पोल। और इसे हमने जो कंसिडर किया है वो लाइट टाइप के पार्ट से कंसिडर किया हुआ है, कि लाइट वाला एरिया है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में आता है कि इनमें क्लेवेज जो है ना वो किस प्रकार से होता है, और उसके दौरान इनमें कैसे ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपको इसमें मेंशन करनी है जिनोपॉज ब्लास्टोमेर वाले टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट क्लेवेज होता है ना, वो क्लेवेज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक हमारे पास में क्या है, ये व्हाइट कलर का जो है, एक हमारे पास में ये एग है, और इसमें जो फर्स्ट क्लेवेज जो जा रहा है, यानी कि जो प्लेन यहाँ से जो गुजर रही है, जिससे कि इनको दो भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फेरो, FURROW। ठीक है, ये रहा हमारे पास में फेरो। ये क्या करती है, ये एनिमल पोल से लेकर के वेजिटल पोल की ओर गुजरती है। तो माना इधर एनिमल पोल है और इधर क्या है, वेजिटल पोल है। तो ये जो लाइन होगी ना, वो इस प्रकार से गुजरेगी ऐसे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ये इस एग को डिवाइड करते हुए चली जाएगी। ये जो प्लेन है ना, ये जो तल है जो काट रहा है इसको, इस तल को हम बोलते हैं लॉजिट्यूडिनल, ठीक है, क्लेवेज या प्लेन। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो क्लेवेज है ना, वो होता है शॉर्टली आफ्टर द जाइगोट न्यूक्लियस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट क्लेवेज जो होता है वो शॉर्ट होता है जाइगोट के बनने के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट जो क्लेवेज हो रहा है वो तो हो रहा है लॉजिट्यूडिनल, ठीक है, जिससे इनके दो लेफ्ट राइट प्रकार के ब्लास्टोमियर बन रही हैं। दूसरा क्लेवेज भी इनमें कैसा होता है, दूसरा क्लेवेज भी इनमें लॉजिट्यूडिनली होता है, मतलब अप से डाउन की ओर, यानी कि एनिमल पोल से और वेजिटल पोल की ओर ही जाएगा। ठीक है, बट वो अब जो है वो बचे हुए दूसरे पार्ट से जाएगा। अब कैसे, मैं आपको क्या समझाऊं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में फोन है, राइट है, इस फोन के ऊपर मैंने पहले तो ये कट किया ऐसे, तो ये जो फोन है ना, ये इस प्रकार से कट डिवाइड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो क्लीवेज मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, मतलब ऊपर से ही, यानी कि अब इससे क्या होगा, इसकी डिस्प्ले एक तरफ हो जाएगी और बैक साइड इसका एक तरफ हो जाएगा। तो ये भी तो डिवाइडेशन ही है कि बैक साइड अलग हो गया और डिस्प्ले जो है मेरी तरफ है, जो वो मेरी तरफ डिवाइड हो जाएगी। जबकि मैंने जो फर्स्ट प्लेन लगाई थी उसमें क्या हो रहा है, उसमें हाफ कैमरा इधर हो रहा है, हाफ कैमरा इधर डिवाइड हो रहा है, यानी कि मोबाइल जो है ना वो लेफ्ट राइट के हिसाब से जो है वो आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों प्लेन लॉन्जिट्यूडनल है, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर ही जा रही है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सेकंड जो प्लेन है वो यहाँ पे गुजार के दिखाई हुई है, ये बैक साइड में। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो जीनोपोज लेविज होता है, उसमें जो क्लेवेज की जो प्लेन जाती है वो लॉजिट्यूडनल जाती है, यानी कि एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर जाती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थर्ड जो क्लेवेज होगा, इसमें तीसरा जो क्लेवेज होगा, वो यहाँ पर अब एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर नहीं होगा, यानी कि ये लॉजिट्यूडनल नहीं होगा, तो फिर ये होता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब अब इसको इस प्रकार से हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, थर्ड जो क्लेवेज है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो क्लेवेज जो अभी हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तीन प्रकार के क्लेवेज, ये तीन प्रकार के क्लेवेज से ही जिनोपोज ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, पहले वाले जो क्लेवेज की प्रोसेस हो रही है उससे तो 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे से फिर 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और तीसरे से फिर 8 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट है। उसके बाद में फिर 16 सेल बनेंगी, और 16 सेल वाले स्टेज को बोलेंगे हम यहाँ पर मोरूला, और फिर बनेगा 32 सेल वाला, उसे बोलेंगे ब्लास्टुला, और फिर बनेगा 64 सेल का, जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रुला। ठीक है, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिनोपोज ब्लास्टोमियर के। फर्स्ट ये आता है कि इनका जो साइज होता है ना ब्लास्टोमियर का, वो लार्ज बनता है, मतलब फ्रॉग जेनोपेज जो है उसमें जब क्लेवेज चलता है तो उनकी ब्लास्टोमियर लार्ज साइज की बनती है।
ये इसका पहला कैरेक्टर है। मतलब जीनोपोज ब्लास्टोमेयर आर रिलेटिवली लार्ज मेकिंग देम ईजियर टू मैनिपुलेट द स्टडी। ठीक है, जीनोपोज ब्लास्टोमेयर जो होती है वो कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो वो लार्ज प्रकार के ब्लास्टोमेयर को फॉर्म करती हैं, जिससे कि इनकी जो स्टडी होती है ना वो मैनिपुलेट होती है, प्रभावित होती है। दूसरा ये है ट्रांसपेरेंट, कि द सेल आर ट्रांसपेरेंट, जो इनकी सेल बनेंगी ना ब्लास्टोमियर वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी, अलोविंग रिसर्चर टू ऑब्जर्व इंटरनल स्ट्रक्चर एंड सेलुलर प्रोसेस। इससे क्या होता है कि जो भी स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट होता है ना, वो इसके अंदर होने वाले जितनी भी घटनाएं होती है ना, इंसिडेंट होते हैं, क्या क्या चीज बदलाव हो रहा है, वो सब ट्रांसपेरेंसी के होने के कारण इजिली उन पे ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है वो। ठीक है, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, क्या क्या सेलुलर प्रोसेस हो रहा है, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है। तीसरा ये है कि क्लेवेज का पैटर्न इनमें कैसा होता है, तो क्लेवेज का पैटर्न इनमें होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट टाइप का क्लेवेज होगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर का हिस्सा जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, मेरोब्लास्टिक में क्या होता है, मेरोब्लास्टिक में भी जो क्लेवेज होता है वो पूरा डिवाइड नहीं होता है, मतलब आधा हिस्सा ही उसमें ब्लास्टिक में फॉर्म करती है, आधा हिस्सा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, फिर चौथा ये है कि ब्लास्टोमियर फैट जो है उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जैसे कि फैट ऑफ ईच ब्लास्टोमेर इज डिटरमाइंड, जितने भी ब्लास्टोमेर बनेगी ना उनके फैट जो होगा ना वो पहले से डिटरमाइन होगा। इट इज पोजिशन, इनकी पोजिशन भी पहले से फिक्स रहेगी। एंड द सिग्नल इट्स रिसीव फ्रॉम नेबरिंग सेल्स, और जो इनके सिग्नल होंगे वो नियर बाई सेल से इजीली ये रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी, ये सारे इनमें मोस्ट कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इस एनिमल को लेविस, जो यानी कि जीनोपोज लेविस है फ्रॉग, उसको हम यहाँ पर डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें ये चारों चीज़ें जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पर मॉर्फोजन ग्रेडियंट, यानी कि ये सब चीज़ जो है ना वो आपको पहले पॉइंट, यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट था ना जो हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जीनोपोज प्लास्टोमेयर में, इसमें इंक्लूड करना आपको। ठीक है, फिर आता है मॉर्फोजन ग्रेडियंट। सेकंड टॉपिक है हमारे पास में 11 यूनिट का, ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो है मॉर्फोजन ग्रेडियंट। ठीक है, इसे हम सेल फैट स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मॉर्फोजन और ग्रेडियंट मतलब दोनों वर्ड जो है ना वो क्या बताते हैं। तो मॉर्फोजन का मतलब होता है यहाँ पर केमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में सीधी सी बात है कि जीन जो है वो रहने वाले हैं, तो यहाँ पर जीन के बारे में बोला जा रहा है। दूसरा है यहाँ पर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि उनकी सांद्रता जो होती है या उनकी अमाउंट जो है वो कितनी रहने वाली है, और कितनी रहेगी तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, और कम रहेगी तो क्या करेगा वो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन भी उनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या शो करने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉर्फोजन ग्रेडियंट, यानी कि इससे सेल का फैट जो है ना वो स्पेसिफिकेशन होगा। सेल अपने आप को एक चीज के लिए जो है ना वो एक तरीके से क्या कर लेगी, फिक्स कर लेगी कि मेरे को तो ये बनाना है तो ये बनाना ही है। बट वो कैसे कर पाएगी, अगर मान लीजिए उसमें जीन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो क्या वो वही चीज बनाएगी जो उसने पहले से डिसाइड की है। ठीक है, ये सब चीज हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। ओके, तो देखिए क्या होता है, स्किन होती है, स्किन सेल्स, स्किन सेल्स के अंदर जीन रहेंगे, वो जीन ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करेंगे और आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, और आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो प्रोटीन होते हैं वो काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि विशिष्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास में प्रोटीन है, यही तो प्रोटीन जो है वो आगे चल करके जीन का, ठीक है, या एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यही जो प्रोटीन होते हैं वही तो जीन को रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल तौर समझिए कि हमारे पास में ये एक स्किन सेल है ग्रीन कलर की। ठीक है, इसमें हमारे पास में दो प्रकार के यहाँ पे मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, एक येलो टाइप के और एक रेड टाइप के। ठीक है, रेड टाइप के जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है ये तो हार्ट के जीन है, यानी कि इन जीन से तो हार्ट का फॉर्मेशन होगा इस सेल में जो प्रेजेंट है। और जो येलो टाइप के हैं ये स्किन जीन है, यानी कि ये आगे चल करके स्किन का फॉर्मेशन करेंगे, स्किन बनाने में भाग लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड करेगा कि ये स्किन बनाएगा कि नहीं बनाएगा,
उसके लिए जीन की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में येलो टाइप का जीन हमने लिया, ठीक है? अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। अगर ये जीन जो है वो अपने आप को एक्टिवेट करेगा, तो ये शो करेगा, ठीक है? और ये अपने आप को अगर रिग्रेस करेगा, अपने आप को छुपाएगा या अपना प्रभाव शो नहीं करेगा, तो ये जीन जो है उस एनिमल के अंदर डिसअपियर हो जाएगा। तो डिसअपियर होगा तो वो काम ही नहीं होगा, यानी कि वो चीज़ बनेगी नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर शो कर रहा है यहाँ पर, तो फिर क्या हो सकता है? तो अगर ये जीन अपने आप को एक्टिवेट कर रहा है, शो कर रहा है, तो फिर यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकते हैं इस जीन के सामने। कैसे? कि मान लीजिए ये वाला जो जीन है, जिस सेल में अपनी कंसंट्रेशन हाई रखेगा, ठीक है? भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि शरीर में एक ही सेल हो, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, 3 सेल है सेम सेम, और तीनों में हमारे पास में यहाँ पर एक जो जीन है वो रखा हुआ है, ये जीन। अब ये जीन हो सकता है इसके तो ज़्यादा नज़दीक हो और इसमें ये बार-बार एंटर कर रहा हो या इनकी सांद्रता ज़्यादा पहुँच गई हो, ठीक है? दूसरे सेल के पास में इसकी अमाउंट कम ही पहुँची हो और तीसरे सेल में ये बिल्कुल ही कम पहुँचा हो, ठीक है? तो इनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, अगर जीन किसी सेल के अंदर ज़्यादा जा रहा है या उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या वो सेल के नज़दीक है, ठीक है? तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा और जो अपना मेन वर्क होगा, मेन काम होगा ना, वो उसी काम को करेगा, ठीक है? तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जीन जो है ना, पहले में जिसमें ज़्यादा गया है, हाई कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा गई है, उसमें तो जीन ए या जीन 1 टाइप का शो करेगा, जो कि मैंने यहाँ पर इसमें शो किया हुआ है, ये लो, येलो टाइप से। इसमें जीन 1 जो है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करवा रहा है, क्योंकि इसमें देखो इनकी अमाउंट जो है, वो ज़्यादा दे रखी है। फिर यही जीन जो है, वो किसी दूसरे सेल के अंदर गया और उसमें इनकी अमाउंट जो है, वो कम है, तो फिर अब ये जो जीन 2 टाइप है ना, उसको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जीन 2 टाइप का एक्सप्रेशन हो रहा है। और ये जिस सेल के पास में सबसे कम पहुंचा है, उस सेल में ये जीन तीसरे टाइप को शो करेगा। मतलब जीन के यहाँ पर कई रूप हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि ये सेल टाइप ए है जिसमें जीन 1 शो हो रहा है, ये सेल टाइप बी है जिसमें जीन 2 शो हो रहा है और ये हमारे पास में सेल टाइप सी है जिसमें जीन 3 टाइप शो हो रहा है, ठीक है? अब इन तीनों से ही क्या मतलब है? तीनों से मतलब ये है कि जिस भी सेल के अंदर जिस भी जीन की अमाउंट जो है या कंसंट्रेशन जो है, वो अगर ज़्यादा रहती है, तो वो अपने मेन वर्क को अंजाम देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक एग्ज़ाम्पल है जीनोपॉज ब्लास्टोमेयर का ही, ठीक है? जीनोपॉज ब्लास्टोमेयर के अंदर क्या है कि एक गैस्ट्रुला है जिसमें जर्म लेयर बन गई है 3। सबसे बाहर वाले जर्म लेयर को बोल रहे हैं हम एक्टोडर्म, बीच वाली बोल रहे हैं मेसोडर्म और अंदर वाली जो है तीसरे नंबर की उसको बोल रहे हैं एंडोडर्म, जो कि ग्रीन कलर से दिखाई हुई है। अब मान लेते हैं मेसोडर्म वाली जो जर्म लेयर है उसकी जो सेल है, ठीक है? उस सेल में से हमने यहाँ पर जो एक जीन लिया है उसका नाम है एक्टिविन, ठीक है? और इस जीन को ही हम बोल रहे हैं मॉर्फोजन बिकॉज़ ये क्या काम कर रहा है? केमिकल मॉलिक्यूल्स का काम करेगा। अब ये जो एक्टिविन है, ये बहुत सारे एक्टिविन्स जिस भी जगह पे प्रेज़ेंट है, उसको हम बोलते हैं बीड, ठीक है? तो जीन का एक ग्रुप को हम बोलते हैं बीड। अब यहाँ पर कौन-सा जीन है? एक्टिविन नाम का जीन है, जो कि मॉर्फोजन का काम करेगा। अब ये जो जीन आप देख रहे हो, ये जीन जो है, वो किसी सेल के अंदर प्रेज़ेंट है। अब या जिस सेल के पास में ज़्यादा प्रेज़ेंट है, तो उसमें तो ये अपने अमाउंट भेजेगा हाई कंसंट्रेशन को और वहाँ पे जीन 1 टाइप शो करवाएगा। जहाँ पर इसकी अमाउंट कम रहेगी जिस सेल के पास में वहाँ भेजेगा जीन 2 को और जिसमें सबसे कम रहेगी वहाँ भेजेगा किसको? जीन टाइप 3 को। कैसे? मान लीजिए ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। मान लीजिए ये हमारे पास में हो गए एक्टिविन के जीन। अब इसके सराउंडेड तो हमारे पास में ये सेल हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ करके। तो इन सेल के तो ज़्यादा नज़दीक है ये, अंदर जो पिंक टाइप के जो आपको दिख रहे हैं ना जीन, ठीक है? अब इसके बाद में इससे ऊपर जो है वो है व्हाइट कलर की सेल्स। तो व्हाइट कलर की सेल जो है ना वो इन एक्टिविन वाले जीन से दूर है, दूरी ज़्यादा है ना इनकी। तो ये जो है इसके अंदर पहुँचेगा उससे पहले-पहले ये ग्रीन में भरपूर पहुँच जाएगा, ठीक है? तो जीन यानी कि ग्रीन कलर की सेल में तो ये जीन टाइप फर्स्ट शो करेगा
व्हाइट में जीन टाइप 2 और इसके बाद में अगर मान लीजिए रेड कलर की सेल और है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अमाउंट बहुत ही कम पहुंच पाएगी। तो फिर ये रेड में तो 3 टाइप का जीन जो है वो एक्सप्रेस करेगा। अब इससे क्या होगा, तो सुनो, अब इससे ये होगा कि अगर जिस भी सेल के पास में जो भी मॉर्फोजन हाई कंसंट्रेशन में जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक स्पेशल प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो एनिमल में डेवलप होती है। जैसे कि हमारे पास में जीनोपस है, एग्जांपल जीनोपस लेविस है। इसमें क्या होता है जीनोपस लेविस में, कि जो एक्टिविन होता है, एक्टिविन जो जीन है, ये जीन जिस भी सेल के पास में, माना ग्रीन सेल के पास में ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन में पहुंच रहा है। तो जब हाई कंसंट्रेशन में ये पहुंचता है ना एक्टिविन, तो वहां पर गूज कोइल टाइप की जो जीन है ना वो शो करेगा। कौन सा जीन शो करेगा, ये गूज कोइड, यानी कि ये टाइप फर्स्ट का नाम है, गूज कोइड जीन का एक्सप्रेशन होगा। और ये जो जीन है ना, ये जीन रेस्पॉन्सिबल होता है इस फ्रॉग के अंदर डोर्सल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। यानी कि अब ये जितने भी ग्रीन कलर के सेल देख रहे हो ना आप डायग्राम के अंदर, ये ग्रीन कलर के सेल जो आप देख रहे हो, ये सारी सेल जो फ्रॉग है ना उसका डोर्सल स्ट्रक्चर बनाने में चले जाएंगे आगे ये, ठीक है। अब डोर्सल स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी और सेल नहीं बना पाएगी, क्योंकि उनके पास में गूज कोइड जो जीन है ना वो नहीं है। इस जीन की वजह से डोर्सल स्ट्रक्चर बनती है। तो हाई कंसंट्रेशन से तो क्या हो गया, गूज कोइड जीन एक्सप्रेस हुआ और उससे फिर फ्रॉग में क्या हो गई, डोर्सल स्ट्रक्चर शो हो गई। अब जहां पर मीडियम टाइप की कंसंट्रेशन पहुंची है, मीडियम कंसंट्रेशन पहुंची है, अब मीडियम कंसंट्रेशन किसके पास पहुंची भाई, ब्लू टाइप के सेल के पास में, यानी कि जो ग्रीन के जस्ट बाद में सेल आएगी उसके पास में पहुंचेगी। तो ग्रीन के बाद में जो ब्लू टाइप की जो आप सेल देख रहे हो उसमें मीडियम कंसंट्रेशन पहुंच रही है, किसकी, एक्टिविन जीन की। अब मीडियम पहुंचती है ना, तो उससे क्या होता है, उससे फिर दूसरे टाइप का जीन शो होता है जिसका नाम है XBRA जीन, ये टाइप 2 हो गया, ठीक है। टाइप फर्स्ट का नाम है कौन सा, गूज जीन, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है डोर्सल स्ट्रक्चर के लिए, और जिसमें मीडियम कंसंट्रेशन पहुंचती है ना एक्टिविन की, तो उससे शो होता है टाइप 2 प्रकार का जीन जिसका नाम है XBRA जीन। अब इस XBRA जीन से वो सेल पता है क्या काम करेगी, वो सेल जो है वो मसल्स का फॉर्मेशन करेगी उस एनिमल का। फ्रॉग में जितनी मसल्स बनती है ना, जैसे हार्ट मसल्स हो गई है ना, और अदर मसल्स हो गई, वो सारी मसल्स जो होंगी वो सारी सारी मसल्स ये जीन रखने वाली सेल बनाएंगे। माना ये सेल है और इसमें प्रेजेंट है XBRA जीन, तो ये सेल जो है वो आगे चली जाएगी मसल्स बनाने में, ऑटोमेटिक, उनका काम फिक्स हो गया। फिर आता है रेड कलर की सेल जो कि और दूर है एक्टिविन वाले, ठीक है, मोर्फोजन से। तो वहां पर तो भाई हैव लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविन, यहाँ पर तो कम से कम अमाउंट मिलेगी आपको एक्टिविन की, सो दैट दीज सेल आर एक्सप्रेस डिफॉल्ट जीन। तो जिसके पास में सबसे कम अमाउंट होती है ना एक्टिविन की या मॉर्फोजन की, तो वो सेल ऑटोमेटिक डिफॉल्ट जीन को शो करेगी। डिफॉल्ट जीन क्या होता है, डिफॉल्ट जीन ऐसा जीन होता है जो कि एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इस फ्रॉग के केस में क्या हो रहा है पता है, इस फ्रॉग के केस में डिफॉल्ट जीन जो होता है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है, पता है किसके लिए, हार्ट और गट बनाने के लिए। यानी कि हार्ट और गट ये डिफॉल्ट जीन के द्वारा बनती है फ्रॉग के अंदर। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिविन 3 अमाउंट में जा रहा है सेल के अंदर, एक हाई अमाउंट में और एक मीडियम अमाउंट में और एक लो अमाउंट में। हाई अमाउंट से तो क्या होता है, गूज कोइड जो जीन है वो शो होगा जिससे डोर्सल स्ट्रक्चर बनेगी। मीडियम से क्या होगा, मीडियम से यहाँ पर हमारे पास में जो XBRA जीन है वो एक्सप्रेस होगा और उससे क्या होगा, मसल्स बनेगी। और लोवेस्ट जो होता है वो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट जीन को ये एक्सप्रेस करवाएगा जिससे हार्ट बनेगा और गट बनेगी। तो ये चीज है, मतलब मॉर्फोजन का ग्रेडियंट कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि वो ही जीन, एक जीन क्या बना रहा है। तो एक जीन तीन तीन चीजों को बना सकता है, देख लो, समझ रहे हो। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर करता है। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करूँ इसको, तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने जो पिंक कलर जो लिया है ये वाला, लोअर से और अपर की ओर, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में किसके अमाउंट को लेकर के, मॉर्फोजन की अमाउंट को लेकर के, क्योंकि आपने कितना मॉर्फोजन जो है वो दिया है। सबसे नीचे है लो और ऊपर है हाई।
तो यदि आप हाई अमाउंट का मॉर्फोजन दोगे तो फिर उसमें तो क्या होगा, गूज-कॉइड ही तो रिप्रेजेंट होगा, गूज-कॉइड तो शो होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ तक का जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये होगा गूज-कॉइड को शो करने वाला। इसमें सारे सेल गूज-कॉइड को शो करेंगे, हाई अमाउंट वाला। फिर यहाँ के बाद में और यहाँ तक का होता है मीडियम का, यानी कि ये मीडियम अमाउंट में है। देखो ना आप, ये है अमाउंट, तो ऊपर तो हाई अमाउंट है, नीचे क्या है, बीच में मीडियम है और नीचे क्या है, लो है। तो लास्ट में जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला, ये लो है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट जीन, और बीच में क्या है, XBRA जीन है। जिसको मैंने यहाँ पर सेल के अकॉर्डिंग भी शो किया हुआ है कि ये ग्रीन कलर के सेल तो गूज-कॉइड शो करेंगी, ब्लू कलर की XBRA और रेड कलर की डिफ़ॉल्ट जीन शो करेंगी। और इस तरफ जो चल रहा है ना, ये XY एक्सिस पे जो चल रहा है, ये चल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द बीड, यानी कि जो बीड है उससे कितनी दूरी पे सेल प्रेजेंट है वो। तो रेड वाले देखो आप, रेड वाले यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर इधर इतना दूर, इस बीड से काफी दूर प्रेजेंट है, बोलो है कि नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट जीन को शो करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में बीड हो गया, बीड पूरा डब्बा होता है और इसमें प्रेजेंट जो ये कण है, ये एक्टिविन मॉलिक्यूल्स है, केमिकल्स है। ठीक है, और ये हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये रेड कलर की सेल जो होती है वो सबसे दूर होती है, तो ये डिफ़ॉल्ट शो करेंगी, डिफ़ॉल्ट। और ब्लू कलर की ये करेंगी XBRA जीन को शो, और ग्रीन कलर करेंगी इसको शो, गूज-कॉइड को, गूज-कॉइड को शो करेंगी। गूज-कॉइड क्या करेगा, गूज-कॉइड शो करेगा किसको, डोर्सल स्ट्रक्चर को, और बाकी का XBRA शो करेगा किसको, मसल्स को, और डिफ़ॉल्ट जीन शो करेगा किसको, हार्ट को और गट को, हार्ट और गट को शो करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक्टिविन प्रेजेंट एक्सप्रेस गूज-कॉइड जीन, नो एक्टिविन प्रेजेंट सो डिफ़ॉल्ट जीन एक्सप्रेस हार्ट एंड गट फॉर्मिंग, नो एक्टिविन प्रेजेंट सो डिफ़ॉल्ट जीन एक्सप्रेस हार्ट एंड गट मसल्स। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ बताई हुई है कि मान लीजिए केवल एक के पास में हाई अमाउंट हो, दो के पास में तो हो ही नहीं रहा, यानी कि ऐसा भी तो कंडीशन हो सकती है ना, केवल बस हाई हो, किसी के पास में लो भी नहीं जा रही, किसी के पास में बिल्कुल कम भी नहीं जा रही। तो क्या होगा वहाँ पर? वहाँ पर दोनों सेल फिर डिफ़ॉल्ट शो करेंगी। तो इसमें आप देखो ना गौर से, माना एक सेकंड के लिए मानो कि ये एक्टिविन है। अब ये एक्टिविन जो है ना, वो मान लीजिए ये व्हाइट कलर के सेल जो है, इनके पास तो हाई अमाउंट में है। लेकिन ब्लू कलर के सेल जो है ना, इनमें बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंट ही है एक्टिविन। तो यहाँ पर क्या होगा पता है? तो जो हाई रख रहा है ना, हाई व्हाइट कलर कैसा है, हाई, तो ये तो डोर्सल स्ट्रक्चर ही शो करेगा। ब्लू कलर का तो डिफ़ॉल्ट ही शो करेगा, क्योंकि जब किसी के पास में बिल्कुल भी अमाउंट नहीं होती, डिफ़ॉल्ट ही शो करेगा। अब तीसरी सेल और आएगी ना रेड कलर की, इसके पास में भी क्या होगा, डिफ़ॉल्ट ही होगा। तो ऐसा मत देखना कि भाई पहले सेल के पास में गूज-कॉइड, दूसरे के पास में डायरेक्ट कर दो आप कौन-सा, XBRA, नहीं। अरे भाई जिसके पास में पहुँच ही नहीं रहा, वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब मान लेता हूँ कंडीशन ये आ जाए, मान लीजिए ये एक्टिविन रखा हुआ है, बट सेल यहाँ रखी हुई है, पहली सेल इतनी दूर है, फिर दूसरी सेल ब्लू कलर की यहाँ है, रेड कलर की यहाँ है। तो भाई ये गूज-कॉइड जो है ना, ना तो इसमें पहुँच रहा है, ना इसमें पहुँच रहा है और ना ही इसमें पहुँच रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में तीनों ही सेल जो होंगी ना, वो डिफ़ॉल्ट ही स्ट्रक्चर बनाएँगी। यानी कि तीनों हार्ट और गट बनाएँगी। कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना, माना ये एक्टिविन है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हाइट कलर के सेल के पास में एक्टिविन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। यहाँ पर हाई अमाउंट है। हाई अमाउंट किसकी? एक्टिविन की। तो ये तो शो करेगा डोर्सल को। डोर्सल स्ट्रक्चर को बनाएगा ये। बट इसके बाद में क्या आ रहा है? ब्लू कलर के सेल्स है। ब्लू कलर के सेल के पास में अब देखो मीडियम नहीं आएगा, बीच का नहीं आ रहा, तो ब्लू कलर के पास में क्या आ रहा है, बिल्कुल लो अमाउंट आ रही है। तो यहाँ पर मीडियम वाला यानी कि मसल्स बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, लो पे क्या बनता है, लो पे बनता है डिफॉल्ट, तो लो बनाएगा हार्ट को और गट को। तो इस केस में क्या बन रहा है, इस केस में हाई है और लो है, बीच का एब्सेंट है, तो बीच वाला काम नहीं होगा उस एनिमल के अंदर। ठीक है, अब मैं तीसरा बताता हूँ आपको। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, मान लीजिए 1% के लिए कि ये एक्टिविन है और ये हो गई हमारे पास में फर्स्ट सेल, जिसमें तो हाई अमाउंट आ रही है, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिविन। तो इससे क्या होगा, इससे तो डोर्सल बनेगा, ये तो डिफॉल्ट है, मतलब डोर्सल मतलब फिक्स है, हाई में तो डोर्सल बनता है। और ये बनाएगा कौन, ये बनाएगा गूज-कॉइड, गूज-कॉइड बनाएगा ये, क्योंकि भाई ये जीन एक्सप्रेस होगा तब बनेगी ना डोर्सल सरफेस। ठीक है, फिर आ गया ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर में क्या हो रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है लो अमाउंट, लो अमाउंट। तो लो अमाउंट में क्या होता है, XBRA जीन शो होता है, और ये किसके लिए होता है, मसल्स, तो यहाँ पे मसल्स बनेंगी।
और फिर आगे कौन सा, रेड। रेड में भी एक पहुंच गया मान ली, और उसको बोलते हैं हम लो अमाउंट। यही तो मैंने समझाया था पीछे। लो अमाउंट क्या करेगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करेगा, हार्ट को और गट को फॉर्मेशन करेगा, सिंपल है। तो ये क्या है, ये कंसंट्रेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं मॉर्फोजन ग्रेडियंट। आगे समझ में अब मॉर्फोजन ग्रेडियंट क्या होता है। तो ये सारे आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, आप इजीली इनको उतार सकते हो, ठीक है। तीसरा टॉपिक आता है स्टेम सेल का। इसके बाद में टॉपिक आता है स्टेम सेल का, ठीक है। स्टेम सेल ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टेम सेल क्या होती है, ठीक है। और इस चैप्टर में या हमारे इस यूनिट में कौन से स्टेम सेल जो है वो पूछी गई है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल्स आर ए स्पेशल सेल होती है, ये स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि क्या करती है भाई, दो प्रॉपर्टी जो है ना वो अपने पास रखती हैं। यानी कि स्टेम सेल्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, पहली है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेल्फ रिन्यूअल, यानी कि अपने आप को बनाना, ठीक है। दूसरी है डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदित होना, ठीक है। यानी कि वे सेल्स जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होना, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और भी होती है बट मोस्टली दो ही होती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अपने आप को रिपेयर करना भी, यानी अगर वो अपने आप को किसी कारणवश वो डैमेज हो गई है तो वो अपने आप को रिपेयर भी कर लेती है, ठीक है। बट ये दो मेन प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। तो ऐसे सेल्स जिनमें ये दोनों कैपेसिटी पाई जाती हैं उन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, हमने यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो बनाया हुआ है। एक डायग्राम हमारे पास में ये है कि ये हमारे पास में स्टेम सेल हो गई। इसमें पहली प्रॉपर्टी तो दे रखी है सेल्फ रिन्यूअल की, यानी कि खुद के समान सेल को बनाने की क्षमता, जो कि आप देख पा रहे होंगे सेम बनाया हुआ है। और दूसरी है डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले वाली सेल से थोड़ा सा अलग होना। मान लेते हैं ये वाली सेल जो थी वो हमारे पास में अनस्पेशलाइज्ड सेल है, अनस्पेशलाइज्ड, ठीक है। कौन सा सेल है ये, अनस्पेशलाइज्ड सेल है। तो ये यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पेशलाइज्ड सेल, यानी कि ये किसी काम को लेकर के स्पेशल हो जाएगी, ठीक है। ये जो सेल आप देख रहे हो ये अनस्पेशलाइज्ड, इसका कोई अभी काम जो है वो फिक्स नहीं है, बट ये काम को लेकर के फिक्स हो गई है। अब वो काम होगा कि नहीं होगा वो फिर आगे चलेगा स्पेशलाइजेशन के अंदर, कि डिटर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा, वो सब चीजें, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है एक नोट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बोला है कि स्टेम सेल आल्सो हैव द एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज सेल्स, यानी कि स्टेम सेल के अंदर वो कैपेसिटी भी होती है कि जो सेल को या जो कोई सेल डैमेज हो जाती है तो उसको वापस रिपेयर भी कर देती है। जैसे कि आप अपनी बॉडी में देखो ना, आपकी आरबीसी जो है, आपकी आरबीसी सेल जो है वो 120 दिन के बाद में डेड हो जाती है। तो फिर से भी तो आपकी बॉडी सेल बना देती है, वो बॉडी में सेल जो बन रही है ना आरबीसी, यानी कि आपका जो खून बन रहा है वापस से, उसको भी कोई बना रहा होगा ना आपके एडल्ट फेज में, तो वो बनाने वाली सेल ही तो रहेगी ना स्टेम सेल, ठीक है। और ऐसे स्टेम सेल को हम बोलते हैं कौन सी, हेमेपोइटिक, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, या ब्लड स्टेम सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, स्टेम सेल कितने प्रकार की होती है। तो स्टेम सेल देखो कई प्रकार की होती है, और मोस्टली हम इसमें दो पढ़ते हैं, जिसमें एक तो है एम्ब्रियो के फेज में या एम्ब्रियो स्टेज में होने वाली या पाई जाने वाली स्टेम सेल, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ये एम्ब्रियो में पाई जाएगी। दूसरी होती है एडल्ट, यानी कि बच्चों के जन्म के बाद में जब एडल्ट स्टेज आती है तो उस टाइम पे एडल्ट स्टेम सेल कहलाएगी वो। और तीसरी होती है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, जो कि एक तरीके से किसी के सिग्नल से या किसी के अम, उत्प्रेरित से मतलब एक तरीके से सिग्नल देने से, या बोल सकते हो आप किसी को प्रेरणा देने से बनने वाली, ठीक है। पहली आती है इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी कई सारे प्रकार की होती है, जैसे कि फर्स्ट है टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, फिर है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, फिर है मल्टीपोटेंट, फिर है ओलिगोपोटेंट और फिर है यूनिपोटेंट।
हाँ, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और आपको मैंने नोट्स भी शायद लिखवा दिए हैं। तो इसमें आता है जाइगोट टोटिपोटेंट में, यानी कि ऐसे स्टेम सेल्स जो किसी भी प्रकार के सेल को बना सकती हो या पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती हो, तो वो सेल क्या कहलाएगी? जाइगोट। अब ये जाइगोट जो होती है वो 2 सेल भी हो सकती है, 4, 8 और 16 सेल तक भी। कुछ-कुछ एनिमल की 16 सेल जो होती है ना, वो भी टोटिपोटेंट होती हैं। सभी की नहीं, लेकिन हाँ, जाइगोट सबका क्या होता है? टोटिपोटेंट होता है। तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स एक ही रहेगी एम्ब्रियो में, वो है जाइगोट। उसके बाद आता है प्लूरिपोटेंट, यानी कि ऐसे स्टेम सेल्स जो पूरी बॉडी को तो नहीं बना पाएगी, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट सारा पार्ट बना सकती है बॉडी का, टोटल चीज़ बना सकती है बॉडी का, जैसे कि आईसीएम। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। ये एक स्टेम सेल है, इसका नाम है टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट, ठीक है? इससे क्या बनेगा? इससे हमारे पास में 2 प्रकार की सेल बन सकती हैं, ठीक है? और ये दोनों प्रकार की सेल जो रहेंगी ना, वो रहेंगी प्लूरिपोटेंट। कौन सी रहेंगी? प्लूरिपोटेंट। एक हमारे पास में हो गया यहाँ पर आईसीएम, ठीक है? इनर सेल मास। और एक तरफ हमारे पास में हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ट्रोफोब्लास्ट और आईसीएम को मिला करके पूरी बॉडी बन सकती है, ठीक है? आईसीएम से पूरी बॉडी नहीं बन सकती। बताओ कैसे बनेगी? आईसीएम क्या करेगा? आईसीएम आपको जो बाइपेडल डिस्क है वो बना देगा, बाइपेडल डिस्क बना देगा। इससे ट्राई या ट्राई लैमिनार डिस्क बन जाएगी, लैमिनार डिस्क बन जाएगी, या बाइलैमिनार बोल दो, ठीक है? मतलब ये ट्राइलेमिनार जो होता है वो 3 जर्म लेयर को बना सकता है, एक्टो, एंडो और मीज़ो। बट ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में भाग लेता है। बिना प्लेसेंटा के ये बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा आगे? मतलब 3 महीने तक तो ये बन जाएगा। 3 महीने के बाद में बच्चे को भोजन कहाँ से मिलेगा? बताओ? उसके लिए क्या चाहिए? ट्रोफोब्लास्ट। तो बच्चे का तो वैसे रुक जाएगा ग्रोथ। तो ये वाली सेल तो फिर भी बच्चे को पूरा बनाती है, जबकि ये वाली अगर अलग-अलग रहेंगी तो नहीं बना पाएँगी ना, दोनों जुड़ेंगी तो बना पाएँगी ये। तो आईसीएम पूरी बॉडी का लगभग सारा भाग बना सकती है, लेकिन पूरी बॉडी को डेवलप नहीं कर सकती। तो ऐसे को बोलते हैं प्लूरिपोटेंट, ठीक है? अब इसके बाद अच्छा, प्लूरिपोटेंट का एग्जांपल आईसीएम हो गया। फिर आता है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट सेल वो होती हैं जो मतलब मल्टीपल चीज़ों को बना सकती हैं, मल्टीपल चीज़ों को बना सकती हैं, जिसमें मोस्टली हमारे पास में आता है ब्लड सेल, ब्लड सेल, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल को बना सकती है, जैसे कि आरबीसी को बना सकती हैं, ये डब्ल्यूबीसी को बना सकती हैं और ये प्लेटलेट को बना सकती हैं। तो एक सेल जो है वो 3 डिफरेंट डिफरेंट सेल को बनाती है। तो मल्टी हो गया ना काम ये। तो ब्लड सेल जो होती है वो आती है मल्टीपोटेंट में, मल्टीपोटेंट सेल में, ठीक है? फिर आता है फिर आता है हमारे पास में ओलिगोपोटेंट। ओलिगो मतलब होता है जो 2 2 से अधिक, ठीक है? जैसे कि लिम्फोइड और मेलोइड सेल जो बनती हैं वो ओलिगोपोटेंट कहलाती है। फिर आता है यूनिपोटेंट। यूनि मतलब होता है सिंगल, एक ही सेल को बनाने वाली, केवल एक ही सेल को बनाएगी वो, जैसे कि मसल सेल बन गई, नर्व सेल बन गई या हार्ट सेल बन गई, ठीक है? ठीक है? या टेस्टिस सेल बन गई या ओवेरी सेल बन गई, ठीक है? तो ये सारी सेल कैसे रहेंगी? यूनिपोटेंट सेल रहेंगी जो सिंगल एक ही चीज़ को बना सकती है, राइट है? ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में फिर आता है दूसरे नंबर पे एडल्ट स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है? एडल्ट स्टेम सेल में हम केवल एक को ही कंसीडर करते हैं, हिमेटो हिमेटोपोइटिक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को, ब्लड सेल बनाने वाली सेल को, ठीक है? तो मोस्टली हमें यही पढ़ना है एडल्ट स्टेम सेल के अंदर। बाकी का जो और जो यूनिट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो नोट्स है ना एमएससी वगैरह के जितने भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।